हाउ मच टू चार्ज फॉर अ वेडिंग फोटोग्राफी प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आए हैं, क्योंकि चार्ज करने के समय में, एक पैकेज बनाने के समय में लोग अक्सर फंस जाते हैं। और आप कितने फंसे हुए हैं इस सेशन के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। अगर आप नहीं फंसे हुए हैं और ये सारे चीज को आप समझते हैं, वेल एंड गुड, आपसे भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिले। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के साथ में जुड़िए, ड्रीमलेंस FNF, DREAMLENS FNF मेरा इंस्टाग्राम पेज है। आप इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे जाके जुड़िए, आप वहां पे DM कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी कुछ मैं जानता हूं, मैं जो भी कुछ अपने तरफ से सिखा पाऊंगा, हमेशा मैं कोशिश करता हूं अपने शहर में भी मैं लोगों को सिखाते रहूं, क्योंकि मैं बांटूंगा तो ही बढ़ेगा और कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। हालांकि मेरे शहर में, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से आया हूं, लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि मैं टीचिंग करता हूं, जबकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था और 2011 से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन की। तो लोग आश्चर्यचकित थे कि वेडिंग फोटोग्राफी, शादी में फोटो खींचेगा, वो भी टीचर का नौकरी करने के बाद। तो सोचिए कि कितना नजर को नीचे किया हुआ है, प्रोफेशन को वैल्यू नहीं दिया जाता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं, जो बेटियां हैं, वो डॉक्टर बने, वो टीचर बने, वो इंजीनियर बने, पर कोई नहीं चाहता कि उनका जो बेटा बेटी है वो वेडिंग फोटोग्राफर बने। राइट। एक समय ऐसा हम जरूर लेके आएंगे और आप लोगों की ताकत से ही वो समय का हम ये करेंगे, शुरुआत करेंगे कि लोग और पेरेंट्स भी बोले कि नहीं, मेरा बेटा वेडिंग फोटोग्राफर बनेगा, उसकी क्योंकि उसको फोटोग्राफी पसंद है और मैं उसी में उसको आगे बढ़ने का मौका दूंगा। और ये जो बदनामी है ना, इसके पीछे में कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरीके से शुरुआत नहीं की थी। और इंडिया में आज भी बहुत ही पिछड़ी हुई है। जो लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वो अच्छे लेवल पे हैं, और जो अपने दर्जे पे हैं वो अपने दर्जे पे हैं। किन्हीं को ग्रोथ का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो अच्छे लेवल वाले हैं वो नीचे वाले लेवल के साथ में कभी भी नहीं जुड़ते हैं, जो नीचे लेवल वाले हैं वो ऊपर वाले लेवल के साथ नहीं जुड़ते हैं। उन एलियनेटेड बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। वो लोग समझते हैं कि ये बहुत ही अव्वल है, ये बहुत कुछ जानता है, इसे इसके पास जाएंगे तो मेरा जो बिजनेस है वो भी ले लेगा। वो बड़ा वाला सोचता है कि ये इसको क्या आता है, इसको कुछ नहीं आता है, ये इसके पास में जाकर के क्या पाएगा। पर आप में भी अगर वो तजुर्बा है तो आप उस चीज को क्या कीजिए कि बढ़ाइए इस चीज को, और एक शेप दीजिए। वो शेप तभी मिलेगा जब आप आइडियाज को शेयर करेंगे, अपने आप को बदलेंगे। राइट। तो हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मच टू चार्ज फॉर अ वेडिंग फोटोग्राफी प्रोजेक्ट। राइट। This is where I say that wedding photography business is an illusionary business if you don't understand perfectly. मैं आपको शुरू से ही, मैं 3 दफे शायद 4 दफे बोल चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार कि पैकेज क्रिएट करने के समय में लोगों को बहुत परेशानी होती है। डिजाइन योर पैकेज आफ्टर कैलकुलेटिंग योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एटलीस्ट फॉर 5 years। देखिए, बाकी बिजनेस में क्या होता है, 1 साल का आपको इनकम और एक्सपेंडिचर आपको कैलकुलेट करना होता है, और उस हिसाब से आप क्या करते हैं, बिजनेस का वैल्यू आप रखते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस का वैल्यू उस तरह से रखते हैं, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट का वैल्यू उस तरह से रखते हैं। राइट। 1 साल का कैलकुलेशन। पर मैं समझता हूं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में 5 साल का कैलकुलेशन एटलीस्ट करना पड़ेगा। उसका वजह क्या है? उसका वजह है इक्विपमेंट अपग्रेडेशन और इक्विपमेंट डिप्रिसिएशन। अब ये चीज मैं विस्तार से और भी आगे लेके जा रहा हूं। सो हाउ टू डिजाइन अ पैकेज। राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स, वेडिंग फोटोग्राफी पैकेज, इतना ही सिर्फ नहीं है डिस्क्रिप्शन, आप अटके रहे। वेडिंग फोटोग्राफी पैकेज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम यू वांट टू अर्न। वेडिंग फोटोग्राफी पैकेज हमेशा उन दो चीज का मेल है, जो आपकी एक्सपेंडिचर है ऑफिस की और आपकी इन्वेस्टमेंट है अपने लाइफ में, LIC, और मैं जो आपको पहले ही बोल चुका हूं, LIC एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, राइट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, वो सबको मिलाइए और अपना जीवन में कितना इनकम चाहते हैं उसको भी मिलाइए। 1 साल का कैलकुलेशन कीजिए, फिर 5 साल का कैलकुलेशन कीजिए एंड डिवाइडेड बाई 12 एंड बाई 5। राइट। सो दैट आपको एक मंथ का आपका जो कैलकुलेशन है वो आ जाए। अब मैं जो आपको हिसाब दिखाने जा रहा हूं वो मैं ये समझ के दिखाने जा रहा हूं कि एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति 1 साल में 12 से 15 इवेंट करता है।
अब काफी सारे लोग यहाँ पे जरूर होंगे जो साल में 40, 50, 80, 100 इवेंट भी कर लेते हैं। बिजनेस को अगर सिर्फ बिजनेस की तरह से देखा जाए, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है, मैंने शुरू में भी बताया, ये आर्ट भी है। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, किसी तरह से करके क्लाइंट को दे दे सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, एक समय के बाद में आपकी बिजनेस बंद हो जाएगी, गारंटेड। पर आपको अगर अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा आर्ट भी करना है, अच्छे जगह पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को बना के रखना है, एक समय के बाद अपना नाम भी कमाना है, तो आपको कुछ चीज को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वो है कि आपको साल में बहुत ज्यादा वेडिंग नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 वेडिंग्स पर मंथ। अब ये एवरेज कैलकुलेशन है, किसी मंथ में आप 6 भी कर लीजिए, दूसरे में नहीं हो, वो अलग बात है। ज्यादा से ज्यादा 2 वेडिंग्स पर मंथ या फिर 1 वेडिंग पर मंथ। मैं 1 वेडिंग पर मंथ ही करता हूं, एंड आई चार्ज अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो जो कैलकुलेशंस मैं आगे दिखाने वाला हूं वो 1 वेडिंग पर मंथ और 2 वेडिंग पर मंथ की हिसाब से कैलकुलेशन है। खैर वो कैलकुलेशन में मैं बाद में आऊंगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक था कि वेडिंग फोटोग्राफी पैकेज को हम सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने का कोशिश करूं तो कैसे हम कैलकुलेट करें। टोटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट और इनकम को जोड़ दें, जितना वैल्यू आ रहा है वो एक वेडिंग का पैकेज होगा, क्योंकि हम साल में सिर्फ 12 वेडिंग्स कर रहे हैं। व्हाट कम्स अंडर एक्सपेंडिचर नाउ, अब क्या क्या चीज आएगा। इसमें भी आपको लगेगा कि मैं सारा चीज तो जानता हूं, पर काफी सारा चीज आपके दिमाग से छूट जाता है। एक बार ब्रशअप कर ले। इक्विपमेंट कॉस्ट है, कैमरा है, बिल्कुल है, आप लोग सब जानते हैं कैमरा खरीदना है वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के लिए, ये समझाने की बात नहीं है। ऑफिस रेंट्स है, अगर आप ऑफिस लेके चलाते हैं, आप अगर स्ट्रांग हैं, आप अगर सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, तो आप घर से बिजनेस नहीं चलाएंगे, आपने ऑफिस ले रखी होगी। आप स्टाफ कॉस्ट है, क्योंकि आप फ्रीलांसर्स लेते हैं, आप अपने स्टाफ फिक्स सैलरी पे स्टाफ रखते हैं, उनकी कॉस्टिंग है। ऑफिस रिकरिंग कॉस्ट है, क्योंकि ऑफिस में आपको स्टेशनरी चाहिए, दिन पे दिन आपको चाय देना है, सबको XYZ करना है, कुछ है, प्लस है, माइनस है, काफी सारा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही है, वो सारा है। तो ऑफिस की एक रिकरिंग कॉस्ट होती है जो मोर और लेस फिक्स रहती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, फोन बिल है, इंटरनेट बिल्स है, सॉफ्टवेयर परचेजेस है। मैं बार बार सॉफ्टवेयर परचेज पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा समय ना आए कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाते रह जाएं और सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ जाए एक समय में, क्योंकि इस टाइप का नियम आ जाए और आप फंस जाए, क्योंकि आप पैकेज को भी उस लेवल पे नहीं लेके गए, सॉरी, और सॉफ्टवेयर भी आपके पास में नहीं है। खैर, इस चीज पे आप अगर बहुत अच्छी तरीके से सोचते हैं, आपको अगर लगता है कि दिस इज गुड, देन यू शुड डू इट इमीडिएटली। कंप्यूटर्स है, हार्ड डिस्क है, बैंक अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट है। बैंक अकाउंट सिर्फ खोलने से नहीं होता है, उसका सालों भर का एक कॉस्ट होता है। मोरलेस 3.5 थाउजेंड रुपीज यू इन्वेस्ट खोलना और उसे चलाना में, ATM चार्जेस, XYZ चार्जेस। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ये है, लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं फोटोज डाल देता हूं अपने पेज पे, मैं प्रमोट कर देता हूं, बूस्ट कर देता हूं, उसको कभी भी कैलकुलेशन पे लेते ही नहीं है कि आज मैं 400, 500, 1000 रुपीज से मैंने अपनी पिक्चर्स को बूस्ट कर दिया, लोगों तक पहुंचा, पर साल में आप कितना रुपया उसके पीछे में फेंक दिए हैं, इसे भी आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। देन कम्स इक्विपमेंट सर्विसिंग, समय टू समय आपको इक्विपमेंट का सर्विसिंग कराना पड़ता है, उसका भी कॉस्ट है। रिपेयर एंड डैमेज, क्योंकि हाथ से कैमरा गिर गई, हार्ड डिस्क गिर गया, डेटा करप्ट हो गया, आपको डेटा रिकवरी सेंटर पे भेजना है, ये सारा चीज का कॉस्ट होता है। ये सारा चीज को कॉस्ट को आपने पकड़ना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ना है, इससे सारा चीज को लेकर के चलना है, क्योंकि बाकी बिजनेस वाले भी यही करते हैं, राइट। सो आप अगर कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं हम, तो आप मुझे जरूर DM करके मुझे बताइए, क्योंकि इस टाइप के सेशन में अपने यूट्यूब चैनल पे भी चलाता हूं, और आई हैव स्टार्टेड दैट, यू कैन ज्वाइन देयर आल्सो, ड्रीमलैंड फिल्म्स एंड फोटोज। तो आ, वहां पे भी मुझे कुछ और ऐड करने को मिलेगा, तो लाखों और भी लोग सीख पाएंगे, राइट। व्हाट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले भी बताया, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, SIP। आज के दिन में लोग म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक्स बहुत आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज की प्रचार इंडिया में जो थी वो बिल्कुल नहीं थी पहले। मैं भी नहीं जानता था, मैं भी सोचता था कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही मतलब रिस्की चीज है, पर एक्चुअली हम लोगों को नॉलेज नहीं था। वी हैव टू डू दिस, वी शुड डू दिस। US एंड अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका में लोग 60-70% लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में सिर्फ 4-5% करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमें लगता है कि इसमें रिस्क है, रिस्क किसमें नहीं है। आज सड़क में आप चल रहे हैं, गाड़ी मार देगी, उसमें भी रिस्क है, आप मर जाओगे,
राइट? सो रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क हर जगह है। सो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज, देन कार बाइक परचेज, ड्रीम होम, सारे चीज एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही देखा जाता है। व्हाट कम्स अंडर इनकम, योर मंथली सेविंग एज द ओनर ऑफ द बिजनेस। देखिए, आप हमेशा अपने बारे में भूल जाते हैं और आपको लगता है कि अरे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मिल रहा है वेडिंग में, मेरा तो कुछ ना कुछ जरूर बच रहा होगा। 3 साल के बाद किसी से भी पूछने से कहता है कुछ बचा ही नहीं, इतना काम किया, क्या किया। अपने इनकम के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि एज एन बिजनेस ऑनर, क्योंकि उस बिजनेस को या तो एक जन, 2 जन, 3 जन चलाते हैं, राइट? पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप हो तो एक जन चलाती है, पार्टनरशिप हो तो 2-3 जन चलाते हैं। अगर ऐसा है तो आपके इनकम के बारे में भी आपको सोचना है कि आपको कितना चाहिए। एक जो पढ़ाई करता है सारा जीवन, वो सोचता है कि नौकरी जब मैं करूंगा तो 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का पैकेज में लूंगा, इससे नीचे तो मैं काम ही नहीं करूंगा। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आप कितना चाहते हैं, 40, 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कितना कमाना चाहते हैं। सारा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। आप महीना में 2.5-3 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं कमा सकते हैं। पर वो जो आगे जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, बहुत ही आसान दिखता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, पर वो अगर हम समझ जाए तो 2.5-3 लाख रुपए भी महीना में कमाना पॉसिबिलिटी है। सॉरी। तो जितना कुछ मैंने अभी बोला, तो पैकेजिंग क्या हो गया इतना में? इतना में क्या पैकेज बन जाएगा कि मैंने, हाँ, इन्वेस्टमेंट भी सोच लिया, मैंने अपना ऑफिस का खर्चा भी सोच लिया, मैं इनकम कितना करूंगा वो भी सोच लिया, इतना में क्या हो जाएगा खर्चा? हाँ, इतना में पैकेज बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, डिप्रिशिएशन एंड अपग्रेडेशन के बारे में भी सोचना है। यहीं पे बाकी बिजनेस से ये बिजनेस अलग हो जाता है। हालांकि बहुत सारे बाकी बिजनेस में भी डिप्रिसिएशन एंड अपग्रेडेशन कॉस्ट होता है, पर यहाँ पे 5 साल का कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, निकॉन, अदर ब्रांड्स, टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस होती जा रही है, इतनी एडवांस होती जा रही है, इतनी एडवांस होती जा रही है कि आप खुद को, आपको 2 साल वो कैमरा चलाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अब ये कैमरा से काम नहीं बनने वाली, अब ये लेंस से काम नहीं बनने वाली, अब मुझे नया कैमरा खरीदना चाहिए, अब मुझे नया लेंस खरीदना चाहिए। हाथ से गिर के कैमरा टूट गई, उसे आपको रिपेयर करना चाहिए। सारा चीज है। एक समय के बाद क्या होता है, कैमरा आप नो डाउट उसे आप सेकंड हैंड में आप सेल कर दोगे, फिर भी डिप्रिसिएशन कॉस्ट के अनुसार ही तो आप सेल करोगे। 2 साल के बाद में आपका कैमरा कोई नए दाम में तो खरीदेगा नहीं, आपको उसको सेकंड हैंड के प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा। वो जो डिफरेंस है उसे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कितने पैसे अपग्रेडेशन में डाल रहे हो, कितने पैसे आपके डिप्रिसिएशन में जा रहे हैं। क्योंकि एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस अगर बहुत आसान तरीके से भी मैं देखूं तो 20 लाख का इक्विपमेंट्स हमेशा हमें चाहिए होता है, 15 to 20 लाख का, पूरे टीम को मिला करके। हालांकि आपकी टीम खुद की इक्विपमेंट खुद लेके आती है तो वो अलग बात है, फिर भी उसके भी अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हो, तो आपकी भी जो वैल्यू है वो आपके हाथ में जितने भी सामान है उन सब चीजों से बनी हुई है, क्योंकि आपको भी अपना सामान अपग्रेड करना है, राइट? अगर आप अंडर पेड हो तो आप वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्यों सिर्फ 1,000 रुपए, क्यों सिर्फ 1,500 रुपए, क्यों सिर्फ 2,000, क्यों सिर्फ एक दिन के 3,000, क्यों एक दिन के 5,000 सिर्फ ले रहा हूँ। मुझे अपना वैल्यू इस तरह से बनाना है क्योंकि मैं बहुत अच्छा सर्विस देता हूँ, मेरे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स हैं, मैं बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी करता हूँ, बहुत अच्छा फोटो खींचता हूँ, और मेरे इक्विपमेंट बहुत स्ट्रांग है और इसमें मेरे डिप्रिसिएशन कॉस्ट जाते हैं, अपग्रेडेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो मुझे पर डे का चार्जेस अच्छा मिले क्योंकि मैं अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, राइट? डिप्रिसिएशन एंड अपग्रेडेशन में बहुत ही ज्यादा पैसा इस इंडस्ट्री में खर्च होता है। मैं अपना अगर बताऊं, हर साल 7 to 8 लाख रुपीज हम अपग्रेडेशन में डालते हैं, 7 to 8 लाख रुपीज। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जो, कोई भी दूसरे बिजनेस में इस तरह से इतना नहीं होता, राइट? जनरली, जनरल का बात कर रहा हूँ, बाकी सारे और भी बिजनेसेस हैं जिसमें होता है, पर इस बिजनेस में अब 2 साल 3 साल के बाद में कैमरा अपग्रेड हो जा रहा है, कैमरा आपको नया टेक्नोलॉजी का मिल रहा है, आपको भी मन नहीं करेगा कि यार ये पुराने वाले आइडियाज से मैं शूट करूं। नए वाले में फोकसिंग स्टाइल अच्छा है, नए वाले में कलर प्रोफाइल अच्छे हैं, नए वाले में कार्ड स्लॉट्स ज्यादा है, नए वाले में प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग है, नए वाले में शटर ये हायर एफपीएस से मैं शूट कर सकता हूँ, 4K में 120 मिल रहा है, तो मैं
अभी भी फुल एचडी में पढ़ा रहा हूँ, आपको लगेगा ही लगेगा। अब 2 साल के बाद में आपको खरीदना है, अब 2 साल तक आपने पैसे तो जमाए नहीं थे उसे खरीदने के लिए, तब भी आप क्या करोगे? पुराने वालों को सेल करोगे, जो डिफरेंस अमाउंट है वो बोलोगे पापा जी मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। पापा जी भी सोचेंगे कि अरे इतने दिन से ये काम कर रहा है, बार बार ये पैसा क्यों मांग लेता है। पापा जी भी आ जाएंगे टेंशन। इसीलिए लोग वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को, किसी ने शायद कमेंट में भी लिखा था, उसका एक वजह है क्योंकि हम घर पे अक्सर पैसे की डिमांड करते रहते हैं और घर वाले इसे स्ट्रांगली नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि पता नहीं ये समय का ही वेस्टेज कर रहा है, ये कुछ कर तो रहा नहीं है। समय समय पर देखा जाता है कि पॉकेट में लाखों रुपए, फिर देखा जाता है कि कुछ भी नहीं है पैसा, फिर देखा जा रहा है कि ईएमआई में सारा पैसा निकल जा रहा है। लोग इसे स्ट्रांगली नहीं लेते। सो अपग्रेडेशन एंड डिप्रिसिएशन, आप अच्छी तरीके से इस चीज की पढ़ाई कीजिए। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बताया है। अब अपग्रेडेशन एंड डिप्रिसिएशन के बारे में अगर सेशन करना हो तो बहुत लंबा सेशन हो सकता है, लेट्स नॉट डू दैट नाउ। अब मैं आपको बताऊं कि अब इंडिया में बेसिकली 3 तरह के पैकेजेस डिजाइन होते हैं। एक पैकेज होती है, एक वेडिंग का लोग 1 लाख रुपए या उससे नीचे चार्ज कर लेते हैं, राइट। वेडिंग नहीं हो रही है उसमें भी, जिनकी वेडिंग है उनकी भी पैकेज कॉस्ट कम है, उनको भी कम पैसा में काम कराना है। अच्छा बात है, इट्स फाइन। कम पैसों में काम करना खराब बात नहीं है। ये गलत सोच सोच है आपकी कि आपको लगता है कि नहीं, जो जो 5 लाख 5 लाख से ज्यादा 10 लाख चार्ज करते हैं वही बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं। आप अगर कम में भी काम करते हैं, आपको अगर लगता है कि आपको उसी रेंज है आपका, आप कम में इसलिए काम करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी फोटोग्राफी में उतनी दम नहीं है जितनी 10 लाख वालों में दम है, राइट। तो आपकी उस लेवल से अगर हर हमेशा आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो आप भी एक दिन चार्ज कर पाओगे ज्यादा। पर मैं आपको फिर से वही चीज बताना चाहता हूं कि 1 लाख एंड बिलो आप चार्ज करते हैं, इट्स फाइन, यू आर डूइंग अ गुड गुड जॉब। बिकॉज उनकी शादी कौन कवर करेंगे जिनका बजट कम है, राइट। सो 3 तरह की बेसिकली यहाँ पे पैकेजेस होते हैं। वो है, एक तो 1 लाख से नीचे, दूसरा होता है 1 to 5 lakhs, 1 लाख से ऊपर, और 5 लाख से नीचे दूसरा होता है 5 lakhs के ऊपर। काफी कंपनी है, अगर नाम मैं बोलने को मौका दूं तो काफी सारे लोग फटाफट नाम बोल देंगे जो लोग 10 lakhs एंड अबव चार्ज करते हैं यहाँ पे इंडिया में। इट्स गुड। हमारी जो सेगमेंट है वो 5 lakhs के अंदर की सेगमेंट है, एंड दिस इज वेयर वी चार्ज, अगर अगर आप जानना चाहें तो। नाउ इन तीनों सेगमेंट की बट पैकेज डिजाइनिंग की जो क्वालिटी है और जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक पैकेज डिजाइन दिखा रहा हूं जहां पे 1 लाख से नीचे पैकेज बनता है। अब यहाँ पे आपको किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए? मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि आपने साल में 24 वेडिंग की है, राइट। साल सॉरी साल में 24 वेडिंग से ज्यादा आपको नहीं करनी है, बिकॉज इससे क्वालिटी खराब होगी, इसमें काफी सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो आपने क्या की है, आपने 24 वेडिंग की है, एंड इसमें आपको इक्विपमेंट कॉस्ट आ रहा है 60,000 रुपीज। मैं इक्विपमेंट कॉस्ट 60,000 रुपीज तो कोई भी इक्विपमेंट आती नहीं है। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 12 मंथ्स का एक ये बना रहा हूँ कि हर साल आप 7,20,000 रुपीज इक्विपमेंट में आप डालते हो। शुरुआत में बहुत ज्यादा लगता है, उसके बाद में एक एवरेज है। इक्विपमेंट पे आप मंथली 60,000 खर्चा करते हो, स्टाफ पेमेंट आप मंथली 60,000 का देते हो, अक्सर लोग देते हैं मैं जानता हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज है। डेप्रिसिएशन में 10,000 पकड़ रहा हूं। इसकी कैलकुलेशन होती है, एक्चुअली सर्टेन परसेंटेज है। और इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप अपने लिए एलआईसी कर रहे हैं, अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो 10,000 की कर रहे हैं। ईएमआई है घर की, घर आपने खरीद ली है मैं मानता हूँ, और कार भी आपने खरीद ली है, उसकी 15,000 है। नहीं खरीदी है तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। 15,000 रुपीज आप ईएमआई भर रहे हैं, और आपको मंथली इनकम एक्स्ट्रा में चाहिए 25,000 रुपीज। देखिए आज के दिन में 25,000 में क्या होता है आप खुद ही जानते हैं, फिर भी मैं रख रहा हूं कि सिर्फ 25,000 ही आप इनकम चाहते हैं, राइट। तब आपको ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल प्राइसिंग आता है 2 लाख रुपीज। अब क्योंकि आप महीने में 2 वेडिंग कर रहे हैं, उसे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, और आपको एक वेडिंग का पैकेज जो है अराउंड 1 लाख रुपीज आप रख सकते हैं इस वैल्यू के हिसाब से। अगर आपको ये कहीं पे भी इंपॉर्टेंट लगता हो, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एक रफ आइडिया के लिए स्क्रीनशॉट आप डाल दें, स्क्रीनशॉट करके आप अपने आप रख लें, और ये चीज हेल्प करती है एक्चुअली। आप देखिए कि इक्विपमेंट पे आप कितना पैसा डाल रहे हैं, आप स्टाफ पेमेंट कितने का कर रहे हैं, आप ऑफिस एक्सपेंसेस में कितना खर्चा कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन में कितना डाल रहे हैं, आप डिप्रिसिएशन कितना जा रही है, इन्वेस्टमेंट में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं मंथ में।
देखो एक समय के बाद तो आपको पैसा चाहिए होगा, आपको इन्वेस्टमेंट आज से प्लान करना पड़ेगा। जितने कम उम्र में आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, उतना आपका जो फ्यूचर अमाउंट है वो उतना बड़ा दिखेगा। आज से आप अगर अच्छी तरीके से मंथली ₹500 इन्वेस्ट करना शुरू करो, 20-25 ईयर्स डाउन द लाइन आपके पास में 13-14 लाख हो सकती है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, राइट। ओनली ₹500 पर मंथ से हो सकती है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो ₹500 पर मंथ भी अगर आप 12 महीना का कैलकुलेट करो तो ₹6000 होता है, राइट। तो ये सारे चीजों को डिजाइन करते हुए मैंने माना कि आप साल में 24 वेडिंग करते हैं तो आपका एक वेडिंग का पैकेज बैठता है ₹1 लाख। उसी तरह से जो लोग 5 लाख से नीचे का चार्ज करते हैं, मैं पकड़ लेता हूं कि इक्विपमेंट में वो भी ₹70,000 डाल रहे हैं, स्टाफ पेमेंट में 1,50,000। ऑब्वियसली जब पैकेज बड़ी है तो आपको टीम की क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी, टीम की क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी तो आपको अच्छे प्रोफेशनल चाहिए होंगे, अच्छे प्रोफेशनल जब चाहिए होंगे तो उनको पेमेंट भी अच्छा चाहिए होगा। इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ ₹1.5 लाख में महीना में स्टाफ पेमेंट कर रहा हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस में 50,000 जा रही है क्योंकि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका बिजनेस का मॉड्यूल है, आपने लोगो अच्छा बनाया, आपने ऑफिस बनाया, आपने सारा कुछ किया, आपने उसमें ₹50,000 खर्चा करना है। डिप्रिशिएशन में 30,000 जा रहा है। इन्वेस्टमेंट आप ₹20,000 का कर रहे हो महीना में। ईएमआई होम और कार में 30,000 जा रहा है। और जिसका ईएमआई होम और कार में 30,000 जाए और इन्वेस्टमेंट 20,000 हो, उसको महीना में 1-1.5 लाख इनकम चाहिए होता है। ये सारा चीज करने के बाद आपका जो पैकेज का जो कॉस्ट आएगा, क्योंकि महीना में सिर्फ आप एक वेडिंग करते हैं, क्योंकि एक वेडिंग की जो इसमें जो लागत होती है, जो पोस्ट प्रोसेसिंग में जितना समय लगता है, आप ज्यादा वेडिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अव्वल दर्जे की आपको वीडियो देनी होती है, अव्वल दर्जे की आपको एल्बम देना होता है। आप किसी तरह से किसी घिसा पिटा काम करके आप किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ही सीरियस तरीके से ये सारा चीज पे हैंडल करना होता है। तो ये सारा चीज को ऐड करने के बाद ₹5 लाख आता है। आपको ₹5 लाख चार्ज करना ही पड़ेगा, तभी ये सारा चीज फुलफिल हो सकता है, अदरवाइज फुलफिल नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नंबर ऑफ वेडिंग बढ़ा दूंगा, इससे मेरा पर ईयर का इनकम बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ वेडिंग आप बढ़ा देंगे पर ईयर, तो आपका ट्रबल ही बढ़ने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपका क्वालिटी दिन ब दिन खराब होता चला जाएगा, अपना मार्केट में आपका रेपुटेशन खराब होगा, आप समय के अनुसार डिलीवरी नहीं दे पाओगे क्लाइंट को। आपका शहर अगर छोटा है तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, दूसरे क्लाइंट से तीसरे क्लाइंट तक हवा फैल जाएगी कि ये जो बंदा है, ये जो कंपनी है, ये ठीक से डिलीवरी नहीं देती है, अच्छा से काम नहीं करती है, उसके वीडियो में दम नहीं है। ये सारा चीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने ओवर बर्डन कर लिया है अपने आप को, राइट। आप आपको भी रेस्ट चाहिए होता है। एक नॉर्मल इंसान 8 घंटा काम करना चाहिए। आज का जो समय है बहुत ही फास्ट समय है, लोग 12 घंटा तक काम कर रहे हैं, 12-14 घंटा अपने इनकम को मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए सबका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब है। आप जितना ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब रखोगे, उतना आपका जो आने वाला दिन में इनकम है वो हैम्पर होता चला जाएगा। क्योंकि जब तक दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा, आपका बिजनेस मजबूत नहीं हो सकता है। दिमाग को फ्रेश रखने के लिए हमेशा आपको जो वेडिंग फोटोग्राफी का जो बुकिंग है वो कम से कम आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा, जितना भी आपका ये निकल जाए। आप सोचेंगे कि ठीक है मैं 2 साल के लिए ये कर लेता हूँ, 2 साल में आपने तो नाम खराब कर ली, फिर आपकी बिजनेस चलने वाली नहीं है, आप फ्यूचर में पैकेज नहीं बढ़ा पाओगे। आज के दिन में आप अगर एक पैकेज में फिक्स्ड हो, वहां पे आपने बहुत खराब से खराब काम करके दी है, किसी क्लाइंट की बहुत बेहतरीन की है, 10 क्लाइंट में से 2 की बेहतरीन की है, 8 की खराब कर दी है, तो खराब ही आपकी नाम फैलने वाली है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है और मेरी सजेशन है कि काइंडली इस टाइप की स्टंट ना करें।